आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की संरचना कीजिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। दोस्तों, डायनेमो यह साधन या यह युक्ति होती है जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण काम कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कर देता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को के रूप में बदलने वाली जो युक्ति होती है या साधन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, डायनेमो कहते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा गया है जो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो है वह क्या होगा, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, काय में प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका संरचना और इसकी कार्यविधि की। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको पहले एक सिद्धांत समझते हैं कि नॉर्मली प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो जो होगा वो काम किस सिद्धांत पे करता है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं यह किस पे इसका जो सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, जिसमें क्या होता है कि अगर हम लोग दोस्तों किसी भी चालक के फ्लक्स में परिवर्तन करते, चालक से गुजरने वाले चालक से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन करते समय के सापेक्ष, तो वहां पे क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो उसी का विरोध करता है, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। हम लोग कह सकते हैं परिवर्तित फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, इसी कारण यहाँ पर क्या होती है, एक धारा प्रेरित हो जाती है आई। ठीक है, और इसी प्रेरित धारा का उपयोग दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितनी भी युक्तियां है उनको संचालन के लिए हम लोग इस प्रेरित धारा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त चित्र में आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की हम लोग संरचना समझते हैं दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहला इसका जो भाग होता है वह क्या होती है, क्षेत्र चुंबक होती है। तो क्षेत्र चुंबक जो होती है वह क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि हमारे पास में क्या रखा गया है, एन तथा एस रखा गया है। जो एन तथा एस है वह क्या करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा, एन से एस की ओर रहेगा। ठीक है, तो यह हमारे पास में क्या है दोस्तों, क्षेत्र चुंबक है। अब दूसरा जो भाग है, इसका मुख्य भाग होता है वह क्या होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं ए बी सी डी। तो जो ए बी सी डी है वह क्या है, हमारे पास में कुंडली होती है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों आयताकार कुंडली। ठीक है, तो यह जो आयताकार कुंडली है यह हमारे पास में दूसरा मुख्य संरचना होती है इसकी। ठीक है, और इसी कुंडली के कारण दोस्तों क्या होता है, इसके कुंडली के अंदर परिवर्ती फ्लक्स के कारण धारा का प्रेरण होता है। तीसरा जो हमारे पास में मुख्य इसका कह सकते हैं दोस्तों जो अवयव होता है वह होता है यह सर्पी वलय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों सर्पी वलय जो S2 है वह किससे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं हमारे पास में जो D है, D से यहाँ पे सर्पी वलय कनेक्टेड है। जबकि आप देख सकते हो दोस्तों हमारे पास में जो कुंडली का ए भाग है वह किससे कनेक्टेड है, वह सर्पी वलय S2 से कनेक्टेड है। तो हर बार क्या होता है दोस्तों कि S1 तथा S2 अलग अलग सर्पी वलयों से कैसा रहता है, कनेक्ट रहता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, परिवर्ती धारा प्राप्त होती है हमें। कैसी, परिवर्ती। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे जो तीसरा मुख्य भाग है वो क्या होता है, सर्पी वलय। अब सर्पी वलय के जस्ट भाग में दोस्तों अगले भाग में देखेंगे आप B1 तथा B2 आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो यह B1 तथा जो B2 है वह क्या होता है, इन्हें कार्बन ब्रश कहा जाता है। ठीक है, तो जो B1 व B2 है वह क्या है, कार्बन ब्रश है। और जो कार्बन ब्रश होते हैं नॉर्मली, ठीक है, वह क्या करते हैं दोस्तों, वह धारा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। अर्थात जो सर्पी वाला S2 तथा S1 में जो धारा प्रेरित हुई है वह कार्बन ब्रश B1 तथा B2 क्या करेंगे, वह हमारे प्रतिरोध से प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास में दोस्तों इसकी संरचना होती है। अब अगली इसके दोस्तों किसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसकी कार्यविधि की तरफ बढ़ते हैं। किसकी मुख्य तरीके से जो कार्यविधि होती है वह किस प्रकार से होती है। तो अगर हम बात करें अगेन दोस्तों किसकी, हमारे पास में जो यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की है, इसकी कार्यविधि आपको बताई दोस्तों क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण क्या होता है, उसमें धारा प्रेरित होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे पास में ए बी सी डी जो चालक है उसको क्या करते हैं हम लोग, यह दक्षिणावर्त दिशा में हम उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ठीक है, और दक्षिणावर्त दिशा जो होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। जब हमारे पास में ए बी सी डी को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं तो ए बी वाला भाग ऊपर की ओर तथा जो हमारे पास में डी सी वाला भाग है वो क्या करेगा दोस्तों, नीचे की ओर गति करेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके में जो धारा प्रेरित धारा की दिशा की गणना करते हैं हम लोग, वो कैसे करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अर्थात यदि
हमारे अंगूठे को, तर्जनी तथा मध्यमा उंगली को क्या करें दोस्तों, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार करते हैं दाहिने हाथ के। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर अंगूठा हमारे पास में चालक की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, किसकी, चालक की दिशा प्रदर्शित करे, और जो हमारे पास में दोस्तों तर्जनी उंगली है वह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे तो प्रेरित धारा दोस्तों की जो दिशा हो जाएगी वह कैसे हो जाएगी, वह दी जाती है मध्यमा से। ठीक है, तो यह हमारे पास में क्या है, यह प्रेरित धारा की दिशा है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमारी जो कुंडली की गति की दिशा अगर मान लेते हैं वह अंगूठे की दिशा से दर्शाई जाए, तो हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दोस्तों जो गति की दिशा है वो कैसी है, आप देख सकते हैं यह जो बार दिखा रहा है यह किसको दर्शा रहा है दोस्तों, यह उस हमारे चालक AB की गति की दिशा हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र हम लोग जानते हैं दोस्तों N से कैसा रहेगा, S की ओर रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारे गति की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो प्रेरित धारा की दिशा दोस्तों मध्यमा से दर्शाई जाएगी। तो मध्यमा की दिशा कैसी आएगी, A से B की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास धारा की दिशा क्या जाएगी दोस्तों, A से B की तरफ। अब देखें तो हमारे पास में दोस्तों बाह्य परिपथ में, ठीक है, धारा की दिशा क्या जाएगी, पहले अर्धचक्र में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, प्रथम अर्धचक्र में तो दोस्तों ये प्रथम अर्धचक्र का मतलब क्या होता है कि अभी हमने जब इसको घुमाया है, तो अभी दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं हम लोग, तो हमने पूरा नहीं घुमाया है, अर्थात हमने पूर्ण एक चक्र पूर्ण नहीं किया है, अभी सिर्फ कितना किया है, आधा चक्र पूर्ण किया है। ठीक है, तो आधा चक्र पूर्ण करने पे क्या हो जाएगा, जो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ABCD है, यह अपनी दिशा कर देंगे, परस्पर अपने ही जगह पे परिवर्तित हो जाएंगे। तो प्रथम अर्धचक्र में धारा की दिशा है ABCD। ठीक है, तो प्रथम अर्धचक्र में दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि धारा की जो दिशा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वो क्या है, पहले ABCD तथा बाह्य परिपथ में कहाँ से कहाँ बह रही है दोस्तों, ब्रश B2 से, देखिए C जो D से हमारे पास में धारा कहाँ जाएगी, यह सर्पी वाला S2 से कहाँ होगी, B2 से होते हुए B1 में जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रथम अर्धचक्र में ABCD की जो दिशा है बाह्य परिपथ में वो क्या है, B2 से B1 की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, अभी हमने दक्षिणावर्त घुमा दिया है, तो पहले चक्र में 180 अंश घूमी थी, अब दूसरे चक्र में भी कितना घूम जाएगी दोस्तों, यह 180 अंश घूमने लगेगी। अब इसके बाद हम लोग 180 अंश घूमने की बात करते हैं दोस्तों, अब क्या होगा हमारे पास में कि जो ABCD है वो अपना स्थान परिवर्तित करके क्या जाएगा दोस्तों, A वाला D पे चला जाएगा, जो हमारे पास में B वाला है वह C पे चला जाएगा, और C वाला क्या पे चला जाएगा, B पे, और D वाला A पे, क्योंकि आप लोग जानते हैं वह अपनी जगह पे क्या करते हैं दोस्तों, स्थान परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि यह घूम चुके हैं। अब फिर से दोस्तों हमारे पास में जो चालक की दिशा क्या जाएगी, DC, यह ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में हो जाएगा, तो प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या जाएगी, DCBA की तरफ। ठीक है, तो दूसरे अर्धचक्र में दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द्वितीय अर्धचक्र में, या मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, दूसरा अर्ध चक्र, जहां पे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, जो है DCBA की दिशा में। ठीक है, और बाह्य परिपथ में अगर दोस्तों बात करते हैं तो बाह्य परिपथ में धारा क्या चाहिए दोस्तों, यह चूंकि देखिए यहीं पे क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि बाह्य परिपथ में अब धारा कैसे बहेगी, चूंकि हमारी जो धारा है वो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक कैसी बह रही है, वह D से B पे जा रही है। ठीक है, तो A किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, हम लोग जानते हैं A हमारा सर्पी वाला S1 से कनेक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पे जो सर्पी वाले है वो भी अपने आप में घूम जाएंगे दोस्तों, तो सर्पी वाले के आपस में घूम जाने से जो हमें A से जो धारा है दोस्तों, जो हमारी A है वह किससे जुड़ा हुआ है, S1 से जुड़ा हुआ है। आप चित्र देख के ये कंफ्यूज ना हुए दोस्तों, यह S1 A से पूरी तरीके से फिक्स है, और S1 से B1 भी कैसी है, फिक्स है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, फिक्स का मतलब ये है कि टच है और यह अपनी जगह पे घूमेगी, तो B1 तो नहीं घूमेगा, परंतु क्या होगा कि यह एक मतलब इसको चिपकी हुई है कि जब S1 घूमेगा दोस्तों, तो हमेशा क्या होगा, S1 से B1 में धारा प्रवाहित होगी। अब जो धारा की दिशा हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, A से S1 में जाएगी, और S1 से कहाँ में जाएगी दोस्तों, B1 में जाएगी, और B1 से अब धारा की दिशा कैसी जाएगी दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अब जो धारा की दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बाह्य परिपथ में B1 से B2 की तरफ। इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे पहले आधे चक्र में जो धारा है B2 से B1 की तरफ, और दूसरे चक्र में B1 से B2 की तरफ। प्रकार से दोस्तों हमें क्या होती है, एक नियत परिणाम की हमें परिवर्तित धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो वह जो धारा प्राप्त होगी पहले अर्धचक्र में कुछ इस प्रकार से धनात्मक दिशा में, और दूसरे अर्धचक्र में कैसी जाती है दोस्तों, दूसरे अर्धचक्र में यह ऋणात्मक दिशा में प्रेरित होती है। ठीक है, तो हमारे पास में दोस्तों इस प्रकार से हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।